तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर, जहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 नंबर के क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 नंबर के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं उनको हम बता दें कि इस साल हम कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम अपने चैनल पर पूरा का पूरा मैथ पढ़ा चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा मैथ मिल जाएगा। पूरा का पूरा से मतलब होता है एक भी क्वेश्चन हम छुड़वाए नहीं हैं, ए टू जेड पूरा यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हम लोगों को प्रैक्टिस भी करना है। तो हम लोग लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। 20 क्वेश्चन के बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 4 नंबर के क्वेश्चन और लास्ट में 6 नंबर के क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी ऐसे बांट बांट कर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारा वीडियो भी आराम से पूरा हो जाए और आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें कुल 6 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जिस हिसाब से बोर्ड पेपर में पूछता है क्वेश्चन उस हिसाब से आप तैयार हो सको। तो जो पहली संख्या दिया है, ये संख्या दिया है 0.666 और ये लगातार चल रहा है। करें इसको P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पिछली बार पूछ चुका है। पिछली बार से मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये बोर्ड पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, और आप कहोगे कि सर ये तो सिलेबस में अब नहीं है, कक्षा 10वीं में ये दिखबे नहीं करता, ये तो कक्षा 9 में हमको मिला था, 10 में तो मिला नहीं। देखिए ये क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन होते हैं, यानी कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं होते, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप पढ़े होगे पहला जो चैप्टर है परिमेय संख्या। ठीक है, यानी परिमेय संख्या अगर आप देखो तो परिमेय संख्या में ये चीज़ें आता है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था। लेकिन अगर पूछ ले, ये क्वेश्चन एक को हम इसलिए यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं कि अगर पूछ ले तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे हमने कक्षा 9 में इसको सॉल्व किया था। और कक्षा 10 में अगर पूछ लेता है गलती से, हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ लेगा तो किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है संख्या 0.666, ऐसे ये कंटिन्यू आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको यक्स मानते हैं, तो माना यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर 0.666। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग। अब अगर आप 0.666 को गौर करो तो 0.6 पर बार आप लिख सकते हो। बार का मतलब होता है कि वह संख्या बार बार आ रही है, तो बार बार हम न लिखकर उस संख्या के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं, जिसको हम लोग बार बोलते हैं। यानी यक्स बराबर आ, ये जो 0.666 लिखा है इसका मतलब हो गया 0.6 पर बार। अब देखिए बार अगर एक अंक पर लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से गुणा करवाते हैं। और अगर बार 2 अंक पर लगा है तो 100 से गुणा करवाते हैं। और अगर बार 3 अंक पर लगा है तो 1000 से गुणा करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बार 1 अंक पर लगा है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो जब हम लोग दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे 0.666 और ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो जब हम लोग 10 से इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10x बराबर। अब देखिए दशमलव जो है वो एक स्थान दाहिने तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि हम लोग गुणा कर रहे हैं और 10 से गुणा कर रहे हैं तो एक ही स्थान खिसकेगा, यानी 6 दशमलव ये हो जाएगा 666।
ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर कर दीजिए 10x बराबर, ये हो जाएगा 6 प्लस, इसको तोड़ेंगे तो 0.666 ऐसे लिखा हुआ ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो इस वाले पक्ष को, तो 0.666 ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और इसको हमने क्या मान रखा है, इसको हमने यक्स मान रखा है। तो इसकी जगह पर समीकरण एक का मान क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पर यक्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको यक्स मान के रखा है। अब ये जो आपका प्लस यक्स है इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस यक्स। तो ये हो गया 10x माइनस यक्स बराबर 6। 10x में से यक्स जाएगा, क्या बनेगा, 9x बराबर 6। ये 9 गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 6/9। अगर हम इसको काट दें, तो अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यानी x बराबर आपका आ गया 2/3। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था 0.666। यानी हम कह सकते हैं कि 0.666 को अगर हम लोग p/q के रूप में बदलें तो वो बनेगा 2/3, और यही हमारा उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आपसे पूछता है, ठीक है। तो 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दें तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। तो इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, सार्वांतर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया है, ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, एपी। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। इसका 17वां पद यानी ए17 जो होगा इसके 10वें पद से यानी ए10 से कितना अधिक है, तो ये अधिक है 7। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, सर्वांतर डी का मान हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है उसके सामने क्वेश्चन मार्क, जो दिया है उसको ऐसे लिख देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो वही श्रेणी है, यानी एक ही श्रेणी है जिसका जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए इसमें ए का भी मान नहीं दिया है, तो ए बराबर भी हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर हमको डी की वैल्यू निकालनी है। हमसे ए नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, डी। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, देखिए फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है ए एन बराबर। तो अब यहाँ पर हम लोग 17वां पद निकालेंगे, यानी ए एन की जगह पर 17। ए हमें नहीं पता, एन पता है 17 माइनस 1, डी भी हमें नहीं पता। तो ए17 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 डी, ठीक है। ए17 का मान कितना आ गया, ए प्लस 16 डी। अब हम लोग निकालेंगे इसका 10वां पद। तो आप बताओ 10वां पद क्या हो सकता है, तो ए10 बराबर यानी ए एन, एन की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 10 रखेंगे। फिर यहाँ पर ए हमें, एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी भी हमें नहीं पता। तो यहाँ पर ए10 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 डी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमको 10वां भी पद मिल चुका है और 17वां भी पद मिल चुका है। तो हम लोग इसमें क्या करें, ए17 की जगह पर ए17 का मान और ए10 की जगह पर ए10 का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो 17वां पद था वो इसके 10वें पद से 7 अधिक था। तो 17वां पद क्या है आपका, ए प्लस 16 डी। तो ए प्लस 16 डी बराबर इसके 10वें पद से यानी ए प्लस 9 डी। तो ए से और यहाँ पर फिर प्लस क्या हो जाएगा, 7। तो ए से ए क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचा कितना, 16 डी बराबर 9 डी प्लस 7।
अब 9 को इस तरफ लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, 16D माइनस 9D बराबर 7। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7D बराबर 7। तो D बराबर हो जाएगा 7/7 और इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 7 एक कम 7, यानी जो D का मान आया वो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इसका जो सर्वांतर होगा वो कितना होगा आपका, 1 होगा और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख लिया। चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद दिया है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, क्या कहलाता है आपका, द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे लिखा है 6x² और यहाँ पर -3 -7x, ये आपका द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होते हैं, द्विघात बहुपद के वे मान जिनको अगर द्विघात बहुपद में रख दिया जाता है तो पूरा का पूरा द्विघात बहुपद ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वही उसके शून्यक कहलाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि देखिए ये अपने व्यवस्थित रूप में नहीं है। अब व्यवस्थित रूप से मतलब ये होता है कि देखिए ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, यानी x² फिर x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x² है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ पर क्या है, -3 है। तो इसका मतलब यह है कि इसको हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 6x² -7x -3। अब ये अपने व्यवस्थित रूप में आ चुका है। ठीक है, अब करना क्या है कि इसके बराबर 0 मान लेना है, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है तो हमको बहुपद बराबर क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो 6 का 3 में गुणा, 6 त्रिक कितना होता है, 18 हो जाएगा और 9 दूना 18, यानी ये हो जाएगा 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर 0 की। देखिए आप 9 का 2 में गुणा कराएंगे तो 18 आएगा और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -7, क्योंकि यहाँ पर -9 लगा है। तो -9 और +2 अगर आप जोड़ोगे तो -7 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेना है तो आप 3x कॉमन ले सकते हो, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, 1, तो ये हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x -3 एक कोष्टक में और दूसरे में हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0 के। अब आपको करना क्या है कि एक बार इसके बराबर 0 करना है और एक बार इसके बराबर 0 कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कर दें तो ये हो जाएगा 2x -3 बराबर 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। इसको अगर पक्षांतर करते हैं तो 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 और अगर हम इसमें पक्षांतर करते हैं तो 3x बराबर प्लस उस तरफ जाएगा तो -1, x बराबर ये हो जाएगा -1/3। यानी इसके दो शून्यक आए, कौन कौन से, यहाँ पर आया इसका पहला शून्यक 3/2 और दूसरा शून्यक -1/3। यानी इन दोनों में से कोई एक या दोनों अगर आप इस समीकरण में रखोगे, चाहे इस वाले में चाहे इस वाले में, तो पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो द्विघात बहुपद होता है उसके दो शून्यक होते हैं तो उनका नाम भी होता है। एक का नाम होता है अल्फा और दूसरे का नाम होता है बीटा। यानी जो अल्फा है वो पहले वाले को माना जाता है, जैसे इसमें ये 3/2 है तो इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, और बीटा बराबर क्या होता है, ये दूसरा वाला -1/3। यानी अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान हो जाएगा -1/3। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सत्यता की जांच करना है। कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में क्या होगा? सत्यता की जांच में ये होगा कि सबसे पहले हम लोग योगफल के लिए देखेंगे। योगफल के लिए, योगफल के लिए क्या होता है? इसके लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये फार्मूला होता है। अल्फा और बीटा क्या है? शून्य के हैं। ये बी और ए क्या है? इस द्विघात बहुपद के गुणांक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे अल्फा, अल्फा का मान क्या है? 3/2, तो हम लोग 3/2 लिख देंगे। फिर प्लस बीटा का मान क्या है? -1/3, तो -1/3 लिख देते हैं बराबर। ये जो b होता है ये यक्स का गुणांक होता है। जैसे यहाँ पर यक्स लिखा है तो यक्स का गुणांक कौन है? -7। तो ये b का काम करेगा, ये c का काम करेगा और ये a का काम करेगा। यानी जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो होता है 6, यानी a। यक्स का गुणांक b का मान यहाँ पर -7, और ये जो कांस्टेंट होता है, जो मान बदलता नहीं, जिसको अचर बोलते हैं, वो c होता है। तो c का मान कितना हो गया? -3। तो अब हमको क्या करना है? यहाँ लिखना है माइनस। अब b की जगह पर क्या है? -7, तो यहाँ पर लिख दीजिए -7। देखिए चिन्ह के साथ इनके गुणांक काउंट किए जाते हैं। उसके बाद a का मान क्या है? 6 होता है, तो यहाँ पर 6 कर देते हैं। अब देखिए 2 और 3 का लसा लेंगे, 6 आएगा। 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9, माइनस 3 दूना 6, तब -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होगा चिन्ह माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पर +7/6। तो 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 7/6 बराबर 7/6। इसका मतलब ये है कि योगफल के लिए ये आपका समीकरण या बहुपद सत्य है। ठीक है, अब गुणनफल के लिए देखते हैं। ये आपका दोनों पक्ष बराबर आ गया, मतलब योगफल के लिए सत्य है, यानी संबंध शून्यकों का सत्य है। ठीक है, अब गुणनफल के लिए, गुणनफल के लिए, ठीक है, गुणनफल के लिए क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। ये फार्मूला होता है बेसिकली। जैसे योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए होता है, तो गुणनफल के लिए होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 3/2, गुणे बीटा की वैल्यू क्या है? -1/3 बराबर सी। सी का मान क्या है? -3 है, चिन्ह के साथ हम लोग काउंट करेंगे। और ए का मान क्या है? ए का मान है यहाँ पर 6, तो 6 लिख देते हैं, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। देखो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा -1/2 बराबर 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो -1/2। आप देख रहे हो ये दोनों पक्ष बराबर है, मतलब गुणनफल के लिए भी ये क्या है? सत्य है। ठीक है, यानी जो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है, वो उनके गुणांकों के संबंध के बारे में सही जानकारी देते हैं। यानी ये दोनों पद आपस में क्या हो गए? बराबर। और ये पूरा का पूरा आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पर हम लोग बढ़ जाते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे? इरेज कर देंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। सिद्ध कीजिए CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, समरूप त्रिभुज जो होता है, यानी पाठ 6 त्रिभुजों की समरूपता, उससे ये आपका क्वेश्चन है, और बहुत ही बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा भी गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लगेगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है, जिसका नाम आप देते हो ए, बी और सी। ठीक है, भुजा BC पर डी एक बिंदु है, डी एक बिंदु है। तो यहाँ से हम ए और डी को क्या करें? मिला दें। ठीक है, अब यहाँ पर दो कोण बनता है, एक का नाम है ADC। तो कोण आपका बन गया ADC। कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर ADC, मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण BAC के।
बी ए सी, मतलब इस वाले कोण के क्या है, ये बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए डी सी बराबर है बी ए सी के, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दिया है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, सी ए का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा सी बी गुणित सी डी। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। देखिए भुजा है सी ए का स्क्वायर, यानी सी ए 2 बार आया है, फिर सी बी गुणे सी डी, यानी ये भुजा है आपस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में देखिए जो कोण लिखा रहता है, आप उसी को कन्वर्ट कर सकते हो अपने समझने के लिए, कि मान लेते हैं ये कोण है तो मतलब त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में। अब हम लोग अगर इसको समरूप दिखा दें, क्योंकि देखिए नियम ये कहता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है और उनके एक कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो वो आपका समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज एडीसी जो है वो बीएसी के समरूप है। तो चलिए सिद्ध कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल लेंगे, यानी कोण, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी की। ये आपकी किताब में ही दिया है। ठीक है, मतलब प्रश्न में ही दिया है, ये लिख देंगे दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ए सी बी, यानी फिर से एंगल देखिए, तो ए सी बी मतलब यहाँ का कोण बराबर है किसके, ए सी डी के। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको कोण ए सी डी के। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में कोण सी को ही हम लोग काउंट कर रहे हैं, यानी ये दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, इसका मतलब ये है कि ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। अब करना क्या है इसमें कि आप देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कहने का मतलब ये है कि पहला वाला कोण हम देख रहे हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया। तो समरूपता की कसौटी से अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखेंगे ए की कसौटी से। ठीक है, यानी एंगल एंगल की कसौटी से हमारा जो त्रिभुज है डी ए सी, यहाँ पर ए डी सी है, ए डी सी समरूप है, यहाँ पर सर्वांग सम नहीं, ये समरूप है त्रिभुज बी ए सी के। किससे समरूप हुआ, एंगल एंगल की कसौटी से। जब ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इनकी संगत भुजा, आप कोण सी को देखिए। ठीक है, तो सी की भुजा है सी ए, यहाँ पे लिख देते हैं सी ए बटा सी बी, यानी अगर आप त्रिभुज बी ए सी में चलते हैं तो आपको मिलेगा भुजा सी ए और सी बी। तो हमने लिख दिया सी ए बटा क्या हो जाएगा, सी बी बराबर। अब अगर आप त्रिभुज ए सी डी में चलते हैं तो आपको भुजा ए सी और सी डी मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सी डी बटा सी ए। ठीक है, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका सी ए बटा सी बी, और यहाँ पर अगर हम देखें ए सी डी में, ये हो जाएगा सी डी बटा सी ए। ठीक है, आप उस क्रम में रखने का प्रयास करिएगा जहाँ पर तिर्यक गुणा करा दें तो हमारा जो सिद्ध करना था वही आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे तिर्यक गुणा करा देते हैं ऐसे, तो सी ए गुणे क्या हो जाएगा, सी ए बराबर सी बी गुणे सी डी। अब सी ए का जो स्क्वायर है
सी ए 2 बार है तो सी ए का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे सी बी गुणित्ते सी डी। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आप लिख सकते हो इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम यानी यह सिद्ध हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा और हमें नंबर भी पूरा का पूरा मिल जाएगा। एक भी नंबर मैथ में आपका कटेगा नहीं अगर आपने सवाल को सही किया है। इसी वजह से हम कहते हैं कि आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, भले किसी सब्जेक्ट में आए या ना आए। मैथ में अगर मेहनत करोगे तो 100 में से 100 आ ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लाते भी हैं, जब उनका रिजल्ट आप देखोगे जो टॉपर की लिस्ट में होंगे उसमें आप देखोगे मैथ में 100 में 100 रहेगा उनका, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, कह रहा है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल है ये कैसे हम लोग निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है। फिलहाल हम लोग समीकरण लिख लेते हैं, फिर आपको फार्मूला के साथ ही इसको बताएंगे। तो पहला लिखा है आपका समीकरण 4x फिर प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 के। उसके बाद यहाँ पर 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर यहाँ पर 0 के, ठीक है। ये आपका समीकरण है। अगर आप ध्यान दीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं a1 b1 c1 और इसको लिख सकते हैं a2 b2 c2। दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी ये पाठ 3 से क्वेश्चन उठाया हुआ है। अब यहाँ पर अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल है। 3 कंडीशन होता है। तो जो अद्वितीय हल है उसका कंडीशन क्या होता है, अगर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है उसके लिए होता है फार्मूला a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के। यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो आप क्या करेंगे, a1 जिसका मान है 4 बटा a2 जिसका मान है 2, फिर यहाँ लिखेंगे बराबर b1 का मान है p और बराबर लिखेंगे b2 का मान है 2। अब यहाँ पर आप देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब p बराबर 4 है। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर p बराबर 4 है, इसका मतलब क्या है, क्या p का मान 4 है? नहीं, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि p का मान बताइए, ये कह रहा है कि p के किन मानों के लिए, मतलब p का मान 1 से ज़्यादा होगा, इसीलिए मान नहीं लिखा है, मानों लिखा है। यानी वो बहुवचन में आपको समझा रहा है कि देखिए p का मान 1 को नहीं होगा, p का मान 1 से अधिक होगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिए जैसे आपका यहाँ पर बराबर नहीं लगा है तो आप भी ऐसे लिख सकते हो बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो p का मान होगा वो 4 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। यानी p का मान 4 के अलावा अन्य संख्या हो सकती है, जिसके लिए ये समीकरण एक अद्वितीय हल दर्शाएगा। यानी आप लिखोगे p का मान 4 के अलावा कुछ भी संख्या हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए समीकरण का हल अद्वितीय होगा, ठीक है। यानी p को छोड़कर, सॉरी 4 को छोड़कर p का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि p का मान 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी संख्या हो सकती है, जिसके लिए ये समीकरण क्या होगा, यहाँ पर एक अद्वितीय हल को दर्शाएगा। यानी p इज नॉट इक्वल टू 4। यही आपका क्या हो गया, फाइनल उत्तर हो गया। तो इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे और हमारा 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा प्रश्न, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पांचों प्रश्न हम सॉल्व करवाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है? बहुत बेहतरीन तरीके से उसको भी सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हम वीडियो आपको लगातार देते रहेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है? मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।